नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य। सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग सहायक संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सहायक संधि से क्या क्या प्रश्न बनता है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सहायक संधि का जो जन्मदाता वह डुप्लो के माना जाता है, डुप्ले। फिर आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि को लागू करने का क्या उद्देश्य था। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि को लागू करने का क्या उद्देश्य था। उद्देश्य पर हम लोग आते हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है कि दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। तो यहाँ पर हमको इस पॉइंट पर ध्यान देना होगा कि दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। फिर दूसरा उद्देश्य क्या है कि भारत को नेपोलियन के खतरों से सुरक्षित रखना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। और तीसरा क्या उद्देश्य है, तीसरे उद्देश्य को हम लोग देखते हैं कि भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना। यही जो है लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्थापित करने का उद्देश्य था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले कौन कौन से राज्य हैं और इनका ये क्रम पूछा जाता है। अब हम इनके क्रम को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो पहला राज्य है हमको मिलेगा हैदराबाद मिलेगा। हैदराबाद लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को कब स्वीकार किया है। तो हैदराबाद स्वीकार किया है 1798 ईस्वी में। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि हैदराबाद के बाद और कौन से राज्य ने स्वीकार किया है। तो वह मैसूर ने स्वीकार किया है। और मैसूर ने कब स्वीकार किया, 1799 ईस्वी में मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार किया है। फिर इसके बाद पूछा जाता है तंजौर ने कब वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया है। तो तंजौर ने 1799 ईस्वी में स्वीकार किया है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अवध ने कब सहायक संधि को स्वीकार किया है। तो अवध ने 1801 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया है। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि पेशवा ने वेलेस्ली की सहायक संधि को कब स्वीकार किया है। तो पेशवा ने वेलेस्ली की सहायक संधि को 1802 ईस्वी में स्वीकार किया है। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। अब इसके बाद और भी पूछा जाता है स्टेट के बारे में। तो और लोग स्टेट के बारे में हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद पूछा जाता है कि बरार के भोसले ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया है। तो बरार के भोसले ने 1803 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया है। फिर इसके बाद लास्ट में आता है ग्वालियर के सिंधिया। अब यहाँ से पूछा जाता है ग्वालियर के सिंधिया ने कब सहायक संधि को स्वीकार किया है। तो ग्वालियर के सिंधिया ने 1804 ईस्वी में स्वीकार किया है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम इसका कोड देखें कि हम कैसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहला कौन सा राज्य स्वीकार किया उसके क्रम का। तो इसका सबसे आसान तरीका हमको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब उस तरीके को हम देखते हैं तो हम याद करते हैं HMTAPBS। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर यच से जो है हमको हैदराबाद मिलेगा। फिर इसके बाद यम से मैसूर मिलेगा, टी से तंजौर मिलेगा, ए से अवध मिलेगा, पी से पेशवा है, बी से बरार है और यस से सिंधिया हमको दिखाई देगा। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के बारे में चर्चा करेंगे। हड़प नीति या विलय का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डलहौजी द्वारा राज्यों के विलय का क्रम पूछा जाता है कि किस राज्य का विलय सबसे पहले किया है और किस राज्य का विलय सबसे लास्ट में हुआ है और कौन ऐसा राज्य है जिसका विलय कुशासन के आधार पर किया गया है। ऐसे एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो
तो सबसे पहले कौन सा स्टेट आता है? सतारा। अब आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सतारा का विलय कब हुआ है। तो सतारा का विलय हम लोग देखेंगे कि 1848 में सतारा का विलय है। यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा, 1848। फिर आपसे पूछा जाएगा चैतपुर का विलय कब है? तो चैतपुर का विलय 1849 ईस्वी में है। फिर इसके बाद संभलपुर का विलय कब पूछा जाता है? तो संभलपुर का विलय भी 1849 ईस्वी में है। फिर इसके बाद बघाट का विलय कब है? तो बघाट का विलय 1850 ईस्वी में है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि उदयपुर का विलय कब है, झांसी का विलय कब है, नागपुर का विलय कब है और करौली का विलय कब है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब हम इन प्रश्नों को देखते हैं। तो उदयपुर का कब विलय है? तो 1852 ईस्वी में उदयपुर का विलय है। झांसी का विलय कब है? 1853 ईस्वी में। नागपुर का विलय कब है? 1854 ईस्वी में। और करौली का विलय कब है? 1855 ईस्वी में। अवध का विलय कब है? 1856 ईस्वी में अवध का विलय है। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय किया गया था वह किस आधार पर अवध का विलय हुआ था। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस आधार पर हुआ है? कुशासन के आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जिस समय अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया उस समय अवध का नवाब कौन है? तो उस समय अवध का नवाब है वाजिद अली शाह है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि अवध का जो विलय है ब्रिटिश साम्राज्य में वह किस रिपोर्ट के आधार पर हुआ है? तो जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। फिर इसके बाद आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जिस समय अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ है उस समय जो है अवध का जो है रेजिडेंट कौन था? तो उस समय अवध का रेजिडेंट कौन है? तो उस समय अवध का रेजिडेंट है जेम्स आउट्रम है। आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।